नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर अब तक आपने इजराइल और फ़लस्तीन से रिलेटेड रिसेंट कन्फ्लिक्ट के बारे में सुन ही लिया होगा। आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी जिसमें गाजा से इजराइल की ओर सैकड़ों रॉकेट दागे गए और इजराइल ने उस रॉकेट को हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया। ये काफ़ी फिल्मी सीन की तरह लग रहा था, या यूँ कहें तो ये हमारे दिवाली के पटाखों की तरह। दोस्तों आप कभी कभी इन सिचुएशन की इंटेंसिटी को नहीं समझ पाते। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जितने रॉकेट इजराइल की ओर दागे गए, अगर वो इजराइल पर गिर जाता तो इजराइल का आज क्या कंडीशन होता, या यूँ कहें तो अभी वर्ल्ड का क्या कंडीशन होता। दोस्तों आपको नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल एक परमाणु संपन्न देश है और इजराइल अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी हद तक जा सकता है। अब तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गाजा पट्टी में 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें एक बड़ा नंबर चिल्ड्रन का भी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। वहीं इजराइल अपने सेल्फ डिफेंस के बदौलत अभी तक अपने पॉपुलेशन को बचाने में सफल रहा है। दोस्तों इजराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर इशू है, ठीक उसी तरह इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच फ़लस्तीन इशू है। जिस तरह कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच समय समय पर टेंशन हाई हो जाता है, ठीक उसी तरह की कहानी इजराइल और फ़लस्तीन में भी है। इससे पहले 2014 में भी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच टेंशन हाई हो गया था, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। दोस्तों अभी रिसेंट का कन्फ्लिक्ट एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े को लेकर है। शेख जरा नाम की एक जगह है जो ईस्ट जेरूसलम में स्थित है और ये अरब डोमिनेटेड है, लेकिन इजराइल इस ज़मीन पर अपना क्लेम करता है। 10 मई को इजराइल के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला था इसको लेकर, जहां ऑलरेडी इजराइल के लोअर कोर्ट ने इजराइल के इस क्लेम को अप्रूव कर दिया है। और इसी जजमेंट को लेकर फ़लस्तीन के लोग अल अक्सा मस्जिद के नज़दीक प्रोटेस्ट करने उतरे थे, जहां उनका सामना इजरायली फोर्स से होता है। दोस्तों अल अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा होलीस्ट साइट है। अब चूँकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा था, इसलिए फ़लस्तीनी अल अक्सा मस्जिद के किनारे भारी संख्या में जुटे थे। अब पहले क्लैश फ़लस्तीनियों ने स्टार्ट किया या फिर इजरायली फोर्स ने, ये बात डिस्प्यूटेड है। अब आप खुद ही सोचो, ये कौन बता सकता है कि पहले पत्थर चलेगा कि बुलेट और रबर स्टाम्प। दोस्तों ये सिचुएशन कुछ कश्मीर की तरह लगता है। टॉपिक पर आते हैं तो इसी क्लैश के दौरान अल अक्सा मस्जिद के अंदर इजरायली पुलिस रेड कर देती है, जिससे अल अक्सा मस्जिद को काफ़ी क्षति होती है। अब दोस्तों आप कोई भी रिलीजन के हो, अगर आपकी रिलीजियस साइड को कुछ होता है तो नो मैटर वाट, गुस्सा आना नॉर्मल बात है, और यही पूरे अरब वर्ल्ड में हुआ। दोस्तों कोइंसिडेंटली इजरायली हर साल 10 मई को अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये आग में घी देने जैसा वाला काम था। एक तरफ इजरायली अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं फ़लस्तीनी अल अक्सा मस्जिद के किनारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन कितना टेंस होगा। अल अक्सा मस्जिद इंसिडेंट के बाद इजराइल ने फ़लस्तीनियों का अल अक्सा मस्जिद में आना लिमिट कर दिया। अब ये सिक्योरिटी कंसर्न हो या जो भी हो, बट रमज़ान के आखिरी समय में ये डिसीजन हमास को पसंद नहीं आया और हमास ने इजराइल की ओर रॉकेट दागना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों इजराइल का डिफेंस फोर्स इतना मजबूत है कि इजराइल की ओर आने वाले जितने भी रॉकेट थे, उसमें से 90 to 95% रॉकेट को इजराइल ने हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया। अब चूँकि फ़लस्तीन के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इजराइल ने जब रिएक्शनरी अटैक किया तो डैमेज होना नेचुरल बात है। दोस्तों इजराइल के बारे में एक फेमस लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी कि अगर आप हमारे एक सैनिक को मारोगे तो हम आपके 10 सैनिक को मारेंगे। और ये लाइन क्यों कही जाती है तो आप ये अभी के सिचुएशन से समझ रहे होंगे। इतना कुछ होने के बावजूद भी इजराइल आज भी कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। और दोस्तों यकीन मानिए, इजराइल का बड़ा बहुत बड़ा होता है। हाँ, अगर वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल पर कुछ प्रेशर बनाती है तो ये रुक सकता है, बट ऐसा होता हुआ अभी तो नहीं दिख रहा। तो दोस्तों यही वजह थी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच रिसेंट कन्फ्लिक्ट की। दोस्तों जाते जाते आपको एक लाइन बोलना चाहूँगा कि ओनली सम मैन डिसाइड्स वॉर, बट इट इज़ द यूथ हु फाइट एंड डाई, एंड ऑल्सो इट्स वुमेन एंड देयर चिल्ड्रेन हु सफ़र फॉर द लाइफ टाइम।